हमारे चारों तरफ मतलब इतनी जानकारी है, इतने सारे विचार, किताबें, आर्टिकल्स। कभी-कभी लगता है कि दिमाग बस फट जाएगा। कभी सोचा है कि इस पूरे ज्ञान के जंजाल को कोई व्यवस्थित भी करता है? क्या इसका कोई सिस्टम है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। आज का हमारा विषय है ज्ञान जगत की संरचना। हमारे पास इस पर कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स और डायग्राम है, और हमारा मिशन ये समझना है कि हजारों सालों से जानकारी को कैसे वर्गीकृत किया गया है। तो चलिए आज इस ज्ञान के पूरे ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ये ज्ञान और विषय जैसी चीजें, ये बनती कैसे हैं? मतलब किसी भी सब्जेक्ट की शुरुआत होती कहाँ से है? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी चीज से, एक विचार, एन आइडिया। जब किसी के मन में कोई विचार आता है और वो उस पर और सोचता है, रिसर्च करता है, तो धीरे धीरे वो ज्ञान में बदल जाता है। और जब एक जैसे कई विचार और उनसे जुड़ा ज्ञान एक जगह इकट्ठा हो जाता है, तब जाकर एक विषय या सब्जेक्ट का जन्म होता है। अच्छा, तो मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने एक दिन सुबह उठकर तय कर लिया कि आज से बायोलॉजी नाम का एक सब्जेक्ट होगा, है? ये तो धीरे धीरे हजारों विचारों के इकट्ठा होने से बना है। बिल्कुल, ये एक ऑर्गेनिक प्रक्रिया है। इसीलिए हम ज्ञान जगत या यूनिवर्स ऑफ नॉलेज की बात करते हैं। ये लगातार फैल रहा है, ठीक वैसे ही जैसे हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। और जैसे ही ये बहुत बड़ा हो जाता है, हमें उसे समझने के लिए उसे हिस्सों में बांटने की जरूरत पड़ती है। और यहीं से वर्गीकरण की कहानी शुरू होती है। हाँ, बिल्कुल। तो ठीक है, इस विशाल ज्ञान को बांटने के मुख्य तरीके कौन कौन से हैं? मुझे अपने नोट्स में 3 बड़े दिलचस्प नाम दिखे। सुनने में तो बड़े भारी भरकम लगते हैं। हाँ, मुख्य रूप से 3 संरचनाएं हैं। पहली है डाइकोटोमी, डाइकोटोमी। दूसरी है डेकाकोटोमी और तीसरी है पॉलीकोटोमी। ओके, डाइकोटोमी, डेकाकोटोमी, पॉलीकोटोमी। ये नाम सुन के लग रहा है कोई कोई साइंस की क्लास चल रही है। चलिए इसे आसान बनाते हैं। मेरे ख्याल से इनके नाम में ही इनका मतलब छुपा है ना? हाँ, बिल्कुल। डाई का मतलब 2, हम्म, डे का मतलब 10 और पॉली मतलब। बहुत सारे, एकदम सही पकड़ा। डाइकोटोमी मतलब किसी भी चीज को 2 हिस्सों में बांटना, डेकाकोटोमी मतलब 10 हिस्सों में बांटना और पॉलीकोटोमी मतलब जरूरत के हिसाब से कई हिस्सों में बांटना। तो चलिए सबसे पहले वाले से शुरू करते हैं। डाइकोटोमी, 2 हिस्सों में बांटना। ये सुनने में सबसे आसान लगता है। ये आसान इसलिए लगता है क्योंकि ये हमारे सोचने का सबसे स्वाभाविक तरीका है। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ सबसे पुरानी ज्ञात संरचना ही नहीं है, अच्छा। बल्कि ये हमारे दिमाग के काम करने का तरीका भी है। हम आज भी दुनिया को ऐसे ही देखते हैं, सही गलत, अच्छा बुरा, दिन रात। ये बाइनरी सोच है। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब ये सिर्फ एक किताबी तरीका नहीं है, ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो ये काम कैसे करता है? कोई उदाहरण है इसका? इसका सबसे अच्छा उदाहरण एक पेड़ की शाखाओं जैसा है। आप एक मुख्य विषय को, मान लीजिए जीव विज्ञान को, एक तने की तरह देखते हैं। फिर आप उसे 2 मोटी शाखाओं में बांटते हैं, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। बोटानी और जूलॉजी, ठीक है। फिर आप वनस्पति विज्ञान वाली शाखा को पकड़ते हैं और उसे फिर 2 हिस्सों में बांटते हैं, फूल वाले पौधे और बिना फूल वाले पौधे। और ये प्रक्रिया चलती रहती है। हर शाखा से 2 नई शाखाएं निकलती रहती हैं। मुझे एक और उदाहरण बहुत दिलचस्प लगा, डाइकोटोमस की वाला। ये तो बिल्कुल गेस हू वाले गेम जैसा है ना? हाँ, जिसमें आप सवाल पूछते हैं और जवाब सिर्फ हाँ या ना में मिलता है। बिल्कुल। ये वही सिद्धांत है। मान लीजिए हमें कशेरुकी मतलब वर्टिब्रेट जीवों को वर्गीकृत करना है। हम पहला सवाल पूछते हैं, क्या इसके शरीर पर फर है? फर यानी रोएं? हाँ। अगर जवाब हाँ है, तो हमें पता चल गया कि ये एक स्तनपायी है, एक मैमल। खेल खत्म। और अगर जवाब नहीं है तो हम अगला सवाल पूछेंगे, जैसे क्या इसके पंख हैं, फेदर्स? बिल्कुल। अगर हाँ तो ये एक पक्षी है, नहीं तो अगला सवाल। और ऐसे ही हम सरीसृप, मछली और उभयचर तक पहुंच जाते हैं। ये तो बहुत ही लॉजिकल तरीका है। और इसी लॉजिक का सबसे मशहूर और दार्शनिक उदाहरण है पोर्फिरी का वृक्ष। ट्री ऑफ पोर्फिरी। जी, इसे 3री सदी के एक रोमन दार्शनिक पोर्फिरी ने बनाया था। ये सिर्फ एक चार्ट नहीं है, बल्कि ये अस्तित्व को ही वर्गीकृत करने की एक कोशिश थी। इसीलिए इसे अस्तित्व का पैमाना या स्केल ऑफ बीइंग भी कहा जाता है। अस्तित्व का पैमाना, ये सुनने में बहुत गहरा लग रहा है। तो पोर्फिरी ने ये कैसे किया? क्या उन्होंने भी यही हाँ या ना वाले सवाल पूछे? एक तरह से हाँ,
उन्होंने 5 तार्किक औजारों का इस्तेमाल किया जिन्हें 5 प्रेडिकेबल्स कहते हैं। ये किसी भी चीज की परिभाषा बनाने और उसे वर्गीकृत करने का एक सिस्टम था। 5 प्रेडिकेबल्स, ये क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे आप किचन में सामान जमा रहे हैं। एक बड़ा डब्बा है अनाज, ये हुआ जीनस। जीनस यानी एक बड़ा परिवार। हाँ, उसके अंदर एक छोटा डब्बा है चावल, ये हुई स्पीशीज। यानी उस परिवार का एक सदस्य। बिल्कुल। अब चावल को बाकी अनाज से अलग क्या करता है? उसका कोई खास गुण, ये हुआ डिफरेंस। डिफरेंस यानी भेद। ठीक है। फिर कुछ गुण ऐसे होते हैं जो चावल में होते तो हैं पर उसकी परिभाषा नहीं है, जैसे सफेद होना, ये हुई प्रॉपर्टी। और आखिर में कुछ गुण ऐसे हैं जो कभी-कभी होते हैं, स्थायी नहीं होते, जैसे बासमती होना, ये हुआ एक्सीडेंट। अच्छा। तो जीनस, स्पीशीज, डिफरेंस, प्रॉपर्टी और एक्सीडेंट, ये तो वाकई किसी भी चीज को परिभाषित करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। तो मतलब पोर्फिरी से लेकर महान दार्शनिक इमैनुअल कांट तक सब इसी डायकोटॉमी के विचार से प्रभावित थे। हाँ, क्योंकि ये बहुत सुरुचिपूर्ण और तार्किक था, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी सीमा थी। और वो क्या? ये तब तक ठीक है जब तक दुनिया सरल है, पर सोचिए जब ज्ञान का विस्फोट हुआ, जब हजारों लाखों किताबें लिखी जाने लगीं, तब आप हर चीज को सिर्फ 2 हिस्सों में कैसे बांट सकते हैं? सही बात है। इस सिस्टम तो छोटा पड़ गया होगा। आप एक पूरी लाइब्रेरी को सिर्फ 2 हिस्सों में तो नहीं बांट सकते। ये तो बहुत बड़ी समस्या रही होगी। बिल्कुल। और यही कहानी में एंट्री होती है हमारे अगले हीरो की, मेलविल डेवी। मेलविल डेवी। 19वीं सदी के अंत में डेवी ने इस समस्या को देखा और एक ऐसा समाधान निकाला जो आज भी दुनिया भर की लाइब्रेरियों की रीढ़ की हड्डी है। उन्होंने कहा, 2 में क्यों बांटें, चलो 10 में बांटते हैं। 10 में। और यहीं से जन्म हुआ डेकाकॉटमी का। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। तो उन्होंने ये कैसे किया? उन्होंने एक बहुत ही शानदार सिस्टम बनाया जिसे हम सबने देखा है पर शायद कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, डीडीसी। डीडीसी। हाँ, लाइब्रेरी में किताबों की स्पाइन पर कुछ नंबर लिखे देखे हैं, जैसे 530 या 823.91। जी बिल्कुल। मैं हमेशा सोचता था कि इन नंबरों का मतलब क्या होता है। वो डेवी का जादू है। उन्होंने पूरे ज्ञान जगत को 10 मुख्य श्रेणियों में बांट दिया। 000 से 099 कंप्यूटर साइंस, 100 से 199 दर्शन और मनोविज्ञान, 200 धर्म, 500 विज्ञान, 800 साहित्य। बिल्कुल। और फिर हर मुख्य श्रेणी को 10 उपश्रेणियों में बांटा और फिर उन्हें और 10 में। दशमलव का इस्तेमाल करके आप किसी भी विषय को कितनी भी गहराई तक वर्गीकृत कर सकते हैं। ये तो सच में क्रांतिकारी रहा होगा। मतलब एक लाइब्रेरियन दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो 530 नंबर देखकर समझ जाएगा कि ये फिजिक्स की किताब है। इसने ज्ञान को लोकतांत्रिक बना दिया। अब किसी को किताब खोजने के लिए लाइब्रेरियन के दिमाग पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। इसने तो ज्ञान को खोजना है बेहद आसान बना दिया। हाँ, डीडीसी आज भी दुनिया की लाखों पब्लिक और स्कूल लाइब्रेरियों में इस्तेमाल होता है। तो ठीक है, हर चीज को 2 हिस्सों में बांटना एक पावरफुल आइडिया था। लेकिन जब ज्ञान बढ़ा तो 10 हिस्सों में बांटने वाला सिस्टम आया। लेकिन अब मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है, क्या 10 भी काफी हैं? मतलब आज के दौर में जहां हर दिन नए विषय बन रहे हैं, क्या ज्ञान को सिर्फ 10 श्रेणियों में फिट किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है नहीं। डेवी का सिस्टम बहुत अच्छा था, लेकिन बड़ी अकादमिक और रिसर्च लाइब्रेरियों के लिए ये भी छोटा पड़ने लगा। सोचिए, आपको दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस को व्यवस्थित करना है। आप उसे सिर्फ 10 हिस्सों में नहीं बांट सकती। सही बात है। तो फिर क्या किया गया? कोई नया सिस्टम आया? हाँ, और यहीं से हमारी तीसरी संरचना पॉलीकटॉमी की शुरुआत हुई। इसका विचार 1891 में C.A. कटर नाम के एक और लाइब्रेरियन ने दिया था। C.A. कटर। जी, उनकी किताब थी एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। पॉली का मतलब है अनेक। उनका सिद्धांत सीधा था, ज्ञान को 2 या 10 की सीमाओं में मत बांधो, उसे जरूरत के हिसाब से जितने चाहें उतने हिस्सों में बांटो। तो ये ज्यादा लचीला सिस्टम था। बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, LCC। उन्होंने 10 नंबरों के बजाय अंग्रेजी के 26 अक्षरों का इस्तेमाल किया। A जनरल वर्क्स के लिए, B फिलॉसफी, धर्म के लिए, Q साइंस के लिए। और फिर हर अक्षर के साथ दूसरे अक्षर और नंबर जुड़कर अनगिनत कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं। हाँ, इससे आप बहुत ही सूक्ष्म और विशिष्ट विषयों को भी अपनी जगह दे सकते हैं।
और हमारे नोट्स में भारत के डॉक्टर S.R. रंगनाथन और उनके कोलन क्लासिफिकेशन का भी जिक्र है। क्या वो भी इसी पॉलीकॉटमी का उदाहरण है? हाँ, डॉक्टर रंगनाथन को तो आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान का पितामह माना जाता है। उनका कोलन क्लासिफिकेशन CC पॉलीकॉटमी का एक बहुत ही उन्नत और वैज्ञानिक रूप है। उन्होंने विषय को उसके अलग अलग पहलुओं, जिन्हें उन्होंने फैसेट्स कहा, में तोड़ने का सिद्धांत दिया, जैसे पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम। वाह! ये बहुत ही शक्तिशाली सिस्टम है। तो अगर मैं पूरी कहानी को संक्षेप में देखूं तो ये वर्गीकरण के विकास की कहानी है। हम डाइकोटमी से शुरू हुए, जहां हर चीज को दो में बांटा जाता था, जैसे पोर्फिरी का वृक्ष। सही। इसे आप स्केल ऑफ बीइंग से याद रख सकते हैं। फिर जब ज्ञान बढ़ा और लाइब्रेरियों को एक व्यावहारिक सिस्टम की जरूरत पड़ी, तो मिलविल डेवी आए अपनी डेकाकॉटमी के साथ, जिसमें 10 की संख्या जादुई थी, और DDC इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। 10 मतलब डेवी और DDC अभी कम पड़ने लगी, तो CA कटर जैसे विचारकों ने पॉलीकोटोमी का रास्ता दिखाया, यानी अनेक विभाजन। और LC और CC जैसे सिस्टम्स ने बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों को व्यवस्थित करने का तरीका ही बदल दिया। आपने पूरी यात्रा को बहुत अच्छे से समेट दिया है। ये दिखाता है कि जैसे जैसे हमारा ज्ञान विकसित होता है, उसे व्यवस्थित करने के हमारे तरीके भी विकसित होते हैं। वाकई, आज हमने देखा कि कैसे सरल विचारों से ज्ञान का विशाल ब्रह्मांड बनता है और फिर उस ज्ञान को विषयों में ढाला जाता है। और ये भी समझा कि पोर्फिरी से लेकर रंगनाथन तक इन विचारकों ने कैसे ज्ञान को हम सब तक पहुंचाने के लिए ये अद्भुत संरचनाएं बनाई। बिल्कुल, ये सिर्फ किताबों को शेल्फ पर रखने के तरीके नहीं है, ये दुनिया को समझने और उसे एक तार्किक क्रम देने की फ्रेमवर्क है। पोर्फिरी के 5 विधेय आज भी लॉजिक और फिलॉसफी का आधार हैं, और डेवी और कटर ने उन सिद्धांतों को एक व्यवहारिक रूप देकर हम सबके लिए ज्ञान तक पहुंचना आसान बना दिया। जाते जाते क्या श्रोताओं के लिए कोई ऐसा विचार है जिस पर वे और सोच सके? जरूर। हमने देखा कि कैसे प्राचीन दार्शनिकों ने अपनी समझ के हिसाब से दुनिया को वर्गीकृत किया। आज जो एल्गोरिदम हमारी डिजिटल दुनिया को वर्गीकृत करते हैं, जैसे हमारी सोशल मीडिया फीड्स या गूगल के सर्च रिजल्ट्स, वे इन मूलभूत संरचनाओं की तुलना में कैसे हैं? क्या वे मौलिक रूप से भिन्न हैं, या वे आधुनिक युग के लिए बस एक नया पोर्फिरी का वृक्ष है? जो हमें हाँ या ना के बाइनरी विकल्पों में बांट रहा है। ये सोचने वाली बात है। नमस्कार। तो आज का हमारा